तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टेक्नोलॉजिक्स 365 में। आज हम यूनिट 2 शुरू करने वाले हैं। उम्मीद है आप यूनिट 1 देखे होंगे, उसको अच्छे से एंजॉय किए होंगे, उसको अच्छे से पढ़ लिए होंगे, क्योंकि हमारा पेपर आने वाला है जो कि हमारा आई थिंक 9th ऑफ मई को हमारा है। इंटर्नशिप एंड इंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। और उसके बाद हमने डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स लॉन्च कर दिया है, जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया है, हमारा दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। उसका मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं वहाँ से जाके, हमारे चैनल पे जाके उसका प्लेलिस्ट है। डिजिटल मार्केटिंग नाम से प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, वहाँ पे वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हमारा है यूनिट 2, ठीक है। आज हमारा यूनिट 2 है। जैसे कि मैंने पिछला बताया आपको, बेसिक क्या था, इंट्रोडक्शन क्या था, ये हमारा आज यूनिट 2 है। इसमें क्या है कि जो आपका यूनिट 1 का था ना, जैसे जो यूनिट 1 क्या है कि वो ऐसा टॉपिक है यूनिट 1 में जिसमें आपको पांचों यूनिट का थोड़ा थोड़ा पार्ट मिल जाएगा। पहला यूनिट बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, और बाकी का यूनिट जो होता है ना, उसको एक एक पार्ट का जो होता है उसको आगे एक्सप्लोर किया गया होता है, ठीक है। मतलब उसको एलोबरेट कर दिया जाता है। यही हमारा होता है। जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि जब आप प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रोजेक्ट में आपका स्कोप कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। Project identification is a process of selecting a viable business idea। मैंने बताया नहीं था वहाँ पे कि जब जब मैं यूनिट 1 पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि सबसे पहले आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो स्मॉल स्केल का हो, जैसे मैंने बताया था SSS और फिर एल, 3 बार छोटा एक बार बड़ा, ठीक है। मतलब स्मॉल स्केल ये होता है हमारा स्मॉल स्केल, ये हमारा होता है स्केलेबल, ठीक है। ये हमारा होता है सोशल, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, लार्ज लेवल, ठीक है। ये सब मैंने अच्छे से पढ़ा दिया था। अगर यूनिट 1 आप नहीं देखें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूनिट 1 पहले जाइए देखिए, क्योंकि आपको यूनिट 1 बिना पढ़े अगर डायरेक्ट आप यूनिट 2 में आ रहे हैं तो आपको समझ में तो आ जाएगा, अगर इससे पहले पढ़ रखे। अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो आप पहले यूनिट 1 देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। ये सब मैंने ट्रिक बताया था आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। कितने टाइप के इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं ये आपको बताया था, ठीक। तो वही है यहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे बता दिया था कि क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे फॉलो करना होता है, एक एक स्टेप बता दिया था। उसको क्या है कि छोटे छोटे की पॉइंट में बताया था। अब यहाँ पे क्या है, उसी को एलोबरेट किया गया है, जैसे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग में। तब यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन मैंने बताया कि सबसे पहले वही है कि आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन कौन सा आपको बिजनेस सिलेक्ट करना है या फिर चूज करना है, जिसका मार्केट में क्या है, डिमांड है, रिसोर्स आपको अवेलेबल है। जैसे कि क्या है कि हम कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो ऐसा बिजनेस सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका मार्केट में डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है, रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे गाड़ियों में जो गाड़ियाँ लॉन्च होती हैं, जैसे अभी सुजुकी, भले ही उसका सेफ्टी रेटिंग बहुत ख़राब है, लेकिन उसका क्या है कि मार्केट में उसका रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। उसके जो पार्ट्स होते हैं ना, वो बहुत ईजी और बहुत लो कॉस्ट में अवेलेबल हो जाते हैं। इसलिए क्या है कि वो उसके मार्केट को कोई कैप्चर ही नहीं कर पाया। टाटा सिक्योरिटी और उसमें सेफ्टी में आगे है, लेकिन उसका क्या है कि उसका कॉस्ट और सर्विस बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। इसलिए आपको क्या है कि अगर आपका क्वालिटी थोड़ा सा लो भी है ना, और आपके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और आपने मार्केट पूरा सस्ते में दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो आपका क्या है कि बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन आपका क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास रिसोर्स नहीं है, आपके पास सर्विस अच्छा नहीं है, तो आपका क्या है कि बिजनेस ग्रो नहीं होगा, ठीक है। यही है हमारा प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में, ठीक। अब दूसरा क्या है कि सोर्स ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया। सबसे पहले आप सोर्स क्या सोच सकते हैं, सबसे पहला मार्केट डिमांड। आपको सोर्स कैसे पता चलेगा, आप पहले डिमांड देखेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में क्या डिमांड है, मैं मुझे क्या सप्लाई करना चाहिए। बिना डिमांड का अगर आप सप्लाई किए जा रहे हैं तो क्या है, आपका कॉस्ट बढ़ेगा और आपका सामान बिकेगा ही नहीं। वही है मार्केट डिमांड। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब जैसे होता है कि कोई कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आता है जिसमें जिसके अकॉर्डिंग अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कभी कभी आता है, अभी रिसेंट में आया था सफाई अभियान जो आया था, स्वच्छ भारत मिशन आया था, उसके थ्रू किसने अच्छा पैसा कमाया, जिसने सफाई से रिलेटेड कोई काम किया, जैसे रिसाइकलिंग में प्रोसेसिंग में काम किया, उसमें आपका फ़ायदा उसने ले लिया। तो यही है कि अगर आप प्रोजेक्ट का जो है ना उसको अगर यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट भी बहुत सारे निकालती रहती है पॉलिसी, उसके एक हिसाब से आपको चलना पड़ता है। और रह गया अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल रिसोर्सेज। वही है कि आपको क्या करना है कि जैसे सोर्स है ना, तो आपको वही दिखाना पड़ेगा कि सोर्स में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला वही है कि डिमांड, मार्केट डिमांड, वो भी एक टाइप का सोर्स ही है। गवर्नमेंट पॉलिसी वो भी सोर्स है आपका बिजनेस आगे बढ़ाने का, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल रिसोर्सेज, मतलब जो लोकल रिसोर्स है जिससे आप ग्लोबली अब जिस पे डिपेंड नहीं हो रहे हैं, मतलब वो कि जो आपके लोकल एरियाज में, रूरल एरियाज में अवेलेबल हो जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके सोर्स रिसोर्स में काम आते हैं, ठीक है। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। वही है कि मतलब जो आपके पास जैसे कुछ होता है ना कि अल्टरनेटिव जिसका ढूंढा जाता है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ पे डिपेंड हो जाएंगे तो क्या है कि उसका डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो उसका सब्सटीट्यूट आपको ढूंढना पड़ता है, ठीक।
टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, वही है कि इनोवेशन आपको देखना पड़ेगा कि जो आप इनोवेशन ले रहे हैं वो टेक्नोलॉजिकल है कि नहीं, मतलब टेक्निकल रिलेटेड है कि नहीं, टेक्निकल प्लस लॉजिकल, यही है। जैसे हमारा चैनल का नाम यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारे चैनल से भी मैच कर जा रहा है, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, टेको, हमारे इसका क्या, हमने ये नाम क्यों चूज किया था, क्योंकि हमारे में क्या था, हमारे बिजनेस में आपको टेक्निकल भी मिलता है और लॉजिक भी मिलता है, ऐसे ही है पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है। हमारे चैनल का नाम भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका रियल लाइफ एग्जांपल आप कैसे समझ सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक चीज लिया है, जैसे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का प्लांट आप सेटअप करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं, वही है आपका रियल लाइफ एग्जांपल, वहां सब ले सकते हैं। सबसे पहले आपको मार्केट डिमांड देखना पड़ेगा। जैसे अगर आप ऐसे गाँव में, देहात में है, रूरल एरिया में है, जहाँ पे पानी पीने योग्य धरती जमीन से डायरेक्ट निकाला जा सकता है, अब वहाँ पे आप जाएंगे तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बेचेंगे, तो आप क्या वहाँ पे बिकेगा नहीं? क्योंकि आपने मार्केट का एनालिसिस नहीं किया। मार्केट का एनालिसिस मतलब जैसे अब अभी आप दिल्ली, अब मुंबई में हैं, अब वहाँ पे क्या है कि अब पानी जो होता है डायरेक्ट पीने योग्य नहीं होता है, ठीक है। अब उसमें वहाँ पे जाकर अगर आप ड्रिंकिंग वाटर बेच रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो कर जाएगा, मतलब आप सक्सेसफुल बिजनेस कर पाएंगे। यही होता है रियल लाइफ एग्जांपल। कोई जैसे आप कोई क्वेश्चन आए ना, तो उसका क्या करना है कि सबसे पहले आपको देना है कि उससे रिलेटेड डिफिनेशन, उसका की पॉइंट, और उसके बाद एक एग्जांपल देना। अगर मन करे तो आप ऐसे ही डायग्राम बना दिए, कोई सा भी एक डायग्राम। जैसे ये मान लीजिए रिसोर्सेज था, सोर्सेज, ठीक है, इससे बबल बना के आप कोई बबल बना के आप क्या करेंगे कि पॉइंट्स लिखते जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका डायग्राम भी बन जाएगा और आपका नंबर भी मिल जाएगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जब आप करते हैं, तो आपका क्या होता है कि बहुत अच्छे से नंबर मिल जाता है, ठीक है। और पेज को थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइज करिए, भरने का भरिए, लेकिन ये नहीं कि अनरिलेटेड चीज आप लिखे जा रहे हैं, रिलेटेड और अच्छा चीज लिखना है, ठीक है आप। और जो कि मैंने बताया था, अगर अगर आप डायरेक्ट केवल मैं जो बोल रहा हूँ वही सुन रहे हैं, तो भी आप एग्जाम पास कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपको नोट्स की ज़रूरत है, तो मैं नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप नए व्यूअर हैं, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे आप एक छोटा सा अमाउंट है जो 5 यूनिट के लिए है, ठीक है, 5 यूनिट्स के लिए है, ठीक है। इसके लिए हमने 25 रुपीज़ इसका एक छोटा सा अमाउंट रखा है, जो कि आप चाय के बराबर है। आप ये अमाउंट पे करके आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है, ये वायबिलिटी असेसमेंट, ये एक्चुअली वायबिलिटी को आप रेफर कर सकते हैं ऐसे कि फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब, या फिर वायबिलिटी स्टडी का मतलब, जो आप कोई सा भी प्रोसेस फॉलो करें या फिर कोई सी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या देखना पड़ता है, अपना पहले कैपेबिलिटी प्लस फिजिबिलिटी। अगर आप ये दोनों देख के अगर वो कर रहे हैं ना, आप जैसे कि आप इंटरप्रेन्योर हैं या फिर इंटरप्रेन्योरशिप आप पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे अगर मान लीजिए आप कोई दुकान खोल रहे हैं, कोई बिजनेस खोल रहे हैं, कोई छोटा स्मॉल स्केल बिजनेस खोल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले वेबिलिटी असेसमेंट करना पड़ेगा। मतलब वेबिलिटी एक इंग्लिश टर्म है, इसका कोई ऐसा वर्ड ही नहीं बन रहा है जिसको मैं आपको समझा पाऊँ इजी वर्ड में। ऐसे समझिए, एक प्रोसेस है एवोल्यूशन का, जिसमें आपको क्या देखना पड़ता है, अपनी कैपेबिलिटी पे ध्यान देना पड़ता है, आपके पास पावर कितना है, आपके पास कैपेसिटी कितना है, कि आप कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी मटेरियल का, वही होता है हमारा वेबिलिटी असेसमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, टेक्निकल होता है, कितने कितने टाइप का होता है, टेक्निकल, फाइनेंशियल, मार्केट, इकोनॉमिकल, मैनेजरल, ठीक है। ये मैंने बताया कि जैसे टेक्निकल वेबिलिटी में क्या होता है कि आपको टेक्निकल पॉसिबिलिटी इंप्लीमेंट देखना है, कि मतलब बेसिकली आप जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, वो टेक्निकली पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। दूसरा फाइनेंशियल, आप जो जैसे आप जो इन्वेस्टमेंट एज्यूम कर रहे हैं वो इन फ्यूचर आपको मिल सकता है या नहीं, वही अफोर्डेबल होना चाहिए। दूसरा, डज इट हैव द मार्केट एंड कंज्यूमर, मतलब वही है कि आपको जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका आपको मार्केट के बारे में एनालिसिस करना पड़ेगा, कि मार्केट में उसका रिक्वायरमेंट है कि नहीं। एक चीज़ ये जान लीजिएगा कि ये जो इंटरप्रेन्योरशिप है ना, ये 4-5 चीज़ों के पीछे घूमता है। अगर कुछ नहीं याद आ रहा है ना आपको, तो एग्जाम में इतना याद रखिएगा कि अगर हम इंटरप्रेन्योरशिप लिख रहे हैं, तो उसमें आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आपका कैपेबिलिटी देखना है, कि मतलब आपके पास योग्यता क्या है, या फिर आप कितना ये प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसका दूसरा, मार्केट, मार्केट को एकदम दिमाग में रखिएगा। तीसरा क्या है, डिमांड, मार्केट और डिमांड, ये याद रखिएगा। उसके बाद आप कुछ भी 2-4 वर्ड को ऐड कर लेंगे ना, तो आपका क्या है कि नंबर मिल जाता है। अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा है, तो ऐसे पास हो सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको नंबर उठाना है, तो वैसे मैंने पॉइंट्स तो इसमें दे ही दिया है। तीसरा क्या है, इकोनॉमिकल एंड सोशल, आपको देखना है आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या आप जो चीज़ खोल रहे हैं वो बेनिफिशियरी है या फिर फायदेमंद है या फिर नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आप जो बिजनेस खोल रहे हैं उसमें आप लॉस में रहे, फिर तो फायदा ही नहीं है कोई, ठीक है।
टूल्स यूज्ड, इसमें आप क्या 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 यूज कर सकते हैं टूल्स। पहला होता है SWOT, इसमें क्या होता है फुल फॉर्म, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, जैसे आप कोई भी बिजनेस खोलते हैं तो आपको चार पांच चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले आप जो खोल रहे हैं किससे compete कर रहे हैं, ठीक है, उसके compete करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, सामने वाले का वीकनेस क्या है, और उसके बाद आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, ये दोनों चीज पूरक होते हैं एक दूसरे के, मतलब आपको कैपेबिलिटी में ये स्वेट एनालिसिस यही होता है कि आपको सामने वाले का वीकनेस देखना है, क्योंकि आपको चूंकि वो जिससे आप compete करने जा रहे हैं उसका एक ऑलरेडी स्टेबल बिजनेस है, ठीक है, उससे आपको compete करना है तो मतलब आपको उससे तो बेटर प्रोडक्ट देना पड़ेगा। एक वो बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बताया था कि अगर आप सेम कॉस्ट पे बेटर प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आपका बिजनेस ग्रो होगा, या फिर आप सेम प्रोडक्ट पे आप लो कॉस्ट पे दे रहे हैं, मतलब लो कॉस्ट में अगर सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं आप, तो आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो यही बिजनेस का हमारा रूल होता है कि आपको सबसे पहले सामने वाले का वीकनेस देखना, अपना स्ट्रेंथ देखना है और अपॉर्चुनिटी देखना है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। कोई भी आप बिजनेस खोलते हैं तो आपको सबसे पहले क्या आता है, थ्रेट आता है कि खतरा रहता है आपको। कोई बिजनेस खोलते हैं छोटा नहीं, ये नहीं कि आप चाय का टपरी खोल ले रहे हैं उसमें आप सोच रहे हैं कि आपको थ्रेट आएगा, नहीं, थोड़ा मतलब लेवल में जिसमें आपका कोई कंपटीटर है, जिसमें टेंडर पास होना होता है, ये सब जब खोलते हैं तो आपको थ्रेट्स आते ही हैं। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी, वही मैंने बताया कि जो आप खोल रहे हैं उसका आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि जो आपका कैपेबिलिटी क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब प्रोसेस को एवल्यूट कर देते हैं आप, तो वो हमारा फिजिबिलिटी स्टडी में आ जाता है। ठीक है, पूरे चीज को सब पॉसिबिलिटीज को कंबाइन कर दे रहे हैं तो फिजिबिलिटी स्टडी में आता है। ठीक, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वही है मैंने बताया था फर्स्ट यूनिट में ही आपको बताया था कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं। ठीक है, इसमें जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई, तो क्या होता है, रिस्क होता है टू रिवॉर्ड। इसमें हम अब कैसे सोचते हैं, जैसे कोई सी भी चीज में अगर आप वन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो टू या फिर वन या 1.5, सॉरी 1.5 या फिर 3 का, मतलब ये कुछ होना चाहिए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, इसमें एक का रिस्क है तो कम से कम 1.5 गुना या फिर 2 गुना आपका रिवॉर्ड होना चाहिए। अगर आप रिस्क एनालिसिस नहीं अच्छे से कर रहे हैं तो फिर आपका एक बिजनेस जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा होता है रिस्क एनालिसिस। इसमें इन्वॉल्व होता है कि आपको कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट आ सकता है, आपको पूरा कॉस्ट गेन पूरा चार्ट बनाना पड़ता है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है, यही चीज होता है वेबिलिटी असेसमेंट में। ठीक, अब चलते हैं प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। इसमें क्या है ना, इस यूनिट में आपको ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट मिलेंगे जिसमें आपको ज़्यादा नहीं, आप चार पांच पॉइंट याद रखिए हर एक टॉपिक का, वो आपको काम आएगा। ठीक, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में क्या होता है, वहाँ पे क्या था, प्रोजेक्ट प्लानिंग था, या फिर प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन था, मतलब प्रोजेक्ट को आप पहचानना था कि आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज करें सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मुलेशन है, आप जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसमें कौन कौन सा डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई सा भी, जैसे कोई कौन सा मशीन लगाना है, उसमें कौन सा कोड लगेगा, कौन सा डिकोड होगा, ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। जैसे आप सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं तो कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आपको जरूरी है, आप किस सॉफ्टवेयर पर आप डेवलपमेंट करवाएंगे, कौन कौन सा प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारा प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में। मतलब एक एक चीज, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे बिजनेस कॉन्सेप्ट वेल थ्रू आउट प्रोजेक्ट, वही है कि बिजनेस को अगर खोलने के लिए या फिर प्रोजेक्ट आपको जो उठा रहे हैं उससे रिलेटेड आप डेवलपमेंट आइडिया अगर कहीं से उठा रहे हैं तो वो हमारा प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में आता है, उसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है, टू असिस्ट एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वही है कि सबसे पहले आपको अगर प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है, वही है। और टू गाइड एंड इम्प्लीमेंट अ प्रोजेक्ट, अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए तो अपने इंप्लॉइज को अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तभी तो आप एग्जाम में अच्छे से जाके लिख पाएंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, ऐसे मान के। तो ऐसे ही आप जो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं उसको अच्छे से फॉर्मुलेट कर दीजिए, समझा दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, ताकि आपके ना रहने पे आप पे डिपेंडेंसी ना रहे। ठीक है, तो आपका जो प्रोजेक्ट कंपनी है, आपका जो स्मॉल स्केल बिजनेस है या फिर इन्वेस्टमेंट है, वो आपका रन करता रहे। ठीक है, ऐसे होता है बिजनेस फॉर्मुलेशन, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन प्रोसेस। पहला मार्केट रिसर्च, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैंने ये तो पुराना टॉपिक है, मार्केट रिसर्च मैंने बताया था, डिमांड एंड सप्लाई को देखना पड़ेगा। यहाँ डिमांड हो गया, ये कस्टमर स्टडी, कस्टमर स्टडी में आपका आता है, इसको हम सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, ये डिमांड एंड सप्लाई, आपको डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी करना पड़ेगा, टेक्निकल रिसर्च करना पड़ेगा आपको, टेक्निकल कौन सा टेक्नोलॉजी आपको कौन लगेगा, जैसे मैंने अगर सॉफ्टवेयर का बताया था, आप कौन से सॉफ्ट प्रोग्रामिंग पे या फिर कौन से सॉफ्टवेयर पे डेवलप करना चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। ठीक है, मशीनरी, आपको क्या क्या मशीन्स लगेंगे, अगर आप सॉफ्टवेयर में आए तो कौन कौन सा लैपटॉप लगेगा, कौन सा प्रोसेसर लगेगा, कौन सा सर्वर लगेगा, ये सब होता है। बाकी प्रोसेसेस, ठीक है, आपको कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फाइनेंशियल,
फाइनेंशियल मैंने बताया कि आपको फाइनेंशियली पहले एक्टिव रहना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो आप जो कोई बिजनेस खोलते हैं तो आपको लोन पे रहता है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी होता है वो आपको प्रोवाइड कर देती है, या फिर कोई आप इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं तो वहाँ पे क्या करना, कॉस्ट प्रॉफिट कैपिटल एंड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। आपको रिक्वायरमेंट देखना, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉस्ट प्लान करना है, प्रॉफिट देखना है और लॉस देखना है, ठीक है। लॉस को भी आपको दिमाग में रख के चलना कि आपका लॉस कितना हो सकता है, ये नहीं कि आप प्रॉफिट प्रॉफिट एज्यूम कर रहे हैं और बिजनेस में जाके लॉस हो जा रहा है, ठीक। ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, आपको ये चीजें, अगर ये दोनों ना, अगर आप फॉर एकदम प्रोफेशनल और कंपनी खोल रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल, जहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे अर्बन एरिया का अगर खोल रहे हैं तब यहाँ पे ये चीज़ जरूरत पड़ता है, ठीक। इम्प्लीमेंट प्लान, ये वही चीज़ है कि अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि ऑर्गेनाइजेशनल प्लान करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर एंड स्टाफिंग करना पड़ेगा। अगर आप छोटा कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि आप गाँव देहात के आप छोटे से इंप्लॉयज़ को ले आ सकते हैं, जिसमें आपको सस्ता पड़ेगा, रूम सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सोच रहे हैं तो आपको बड़ा ही करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, अर्बन में तो आपको हो नहीं पाएगा, आपको रूरल में हो नहीं पाएगा, आपको अर्बन में जाना पड़ेगा। स्टाफिंग सोचना पड़ेगा, अच्छे इंप्लॉय को रखना पड़ेगा जो कैपेबिलिटी उठा सके, रिस्क ले सके, नहीं रिस्क इंटरप्रेन्योर लेते हैं, एम्प्लॉय कभी नहीं लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, वो अच्छे से काम कर सके और अपना आउटपुट दे सके, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन प्लान, आपको ये याद रखना पड़ेगा, कोई भी चीज़ आपको मिल रहा है, जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है तो उसका अगला प्रोजेक्ट मिलने का क्या चांस रहेगा। आप ये प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं और जो सामने वाले का एक्सपेक्टेशन है उससे 0.5 या 1% ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कि उसको अच्छे से आप संतुष्ट कर पा रहे हैं, ऐसे समझिए कि आप कोई जब भी प्रोजेक्ट डिलीवर करें सबसे पहले ऑन टाइम डिलीवरी होना चाहिए, या फिर बिफोर टाइम डिलीवरी होना चाहिए, या और दूसरा, या नहीं, इसमें दूसरा ये होता है कि आप जो प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं ना, सामने वाले का एक्सपेक्टेशन जो है उससे ज़्यादा अच्छा आपको डेवलप करना है एंड सप्लाई करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस एलिमेंट, इसमें क्या होता है, सबसे पहले गोल सेटिंग। एलिमेंट्स क्या है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा गोल क्या है। अल्टरनेटिव एनालिसिस, जैसे अब मान लीजिए आप जो प्रोजेक्ट सोच रहे हैं, अगर वो उसमें अगर आपका ऑप्शन फेल हो गया तो उसके बाद आपका उसका अल्टरनेट क्या है, ये चीज़ आपको सोच के चलना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप प्लान, जैसे कहते हैं ना कि प्लान ए और प्लान बी दोनों होना चाहिए किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। कभी कभी होता है हमारा प्लान ए फेल हो जाता है तो हमारा प्लान बी काम आता है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, आपको अल्टरनेटिव प्लान एनालिसिस लेके चलना है, ठीक है। अल्टरनेट आपको प्लान ए लेके चलना है। दूसरा प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, तीसरा आपको, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका स्पेसिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज आपको खुद नहीं अगर पता होगा तो दूसरे को कैसे आप समझा पाएंगे। मतलब आपको उसका स्पेसिफिकेशन पूरा पता होना चाहिए। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, आप जो प्रोजेक्ट उठा रहे हैं उसका आपको रिस्क आइडिया, सबसे पहले मैंने बताया था एंटरप्रेन्योरशिप एक टॉपिक ही है, मतलब सिलेबस ही हमारा एंटरप्रेन्योरशिप पे बेस्ड है। आपको एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पहला टॉपिक ही होता है रिस्क एनालिसिस, ठीक है। रिस्क अगर आप सामने वाला नहीं ले पा रहा तो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। वही है, अब पहला हमारा क्या है, तो ये चीज़ याद रखिएगा क्या क्या है हमारे में। पहला आइडेंटिफिकेशन, फिर दूसरा क्या है, फॉर्मुलेशन, तीसरा इवेल्युएशन, ठीक है। ये तीन चीज हो गया हमारा, अभी लास्ट में सब समराइज हो जाएगा, ठीक। अब प्रोजेक्ट इवेल्युएशन में क्या हुआ, अब सब कुछ आपका आइडेंटिफिकेशन कर लिया, आप पहचान लिए कि आपको क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट आपका, ठीक है। अब उसके बाद इवेल्युएट करेंगे ना कि कितना आपका चेक करना पड़ेगा कि क्या आपका कैपेबिलिटी है, क्या आपके पास योग्यता है और कितना आपके पास रिसोर्स है, उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। अगर रैंडमली अगर आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो मतलब आपका फेल होना निश्चित है, ठीक। तो यही है कि मीन्स चेकिंग वेदर अ प्रोजेक्ट इज फिजिबल और वर्थ इट और इन्वेस्टिंग इन, ठीक है। वही है कि आपको जो प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर जो प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर नॉन प्रॉफिटेबल है तो आपको करने का कोई फायदा नहीं है, आपको एक्सपीरियंस के अलावा कभी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आप मान लीजिए ये होता है कि आप एक्सपीरियंस के लिए ले रहे हैं, लेकिन आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो तो एक्सपीरियंस नहीं ना, उनको क्या है कि उनको पैसा देना है। तो आपको वो प्रोसेस, आपको वो प्रोजेक्ट चूज करना है जिसमें आपका पैसा मिले और वो फिजिबल हो आपके लिए, पॉसिबल हो आपके लिए डेवलप करना। ऐसा ना हो कि इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट ले लिया और वो डेवलप ही नहीं हो पा रहा, ठीक। अब क्या है, पर्पज टू चेक वायबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। वायबिलिटी मैंने बताया था, वही फिजिबिलिटी को रिफर कर सकते हैं वायबिलिटी से, दोनों का मतलब अलग होता है लेकिन आप रेफर कर सकते हैं। कभी कभी भूल जाता है दिमाग से कि क्या है वायबिलिटी और फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी वही है कि पॉसिबल, अब वो जो प्रोजेक्ट आप डेवलप कर रहे हैं वो पॉसिबल है इकोनॉमिकली और कैपेसिटी के हिसाब से है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सिलेक्ट टू सिलेक्ट द बेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। पर्पज क्या होता है प्रोजेक्ट इवेल्युएशन का, जैसे आपके पास 8-10 प्रोजेक्ट है, अब उसमें से क्या करेंगे, आप प्रोजेक्ट इवेल्युएट करेंगे आपके प्रॉफिट के हिसाब से अच्छा कौन है, आपके इंटरेस्ट में कौन आता है। तो वही है कि आपको बेस्ट प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। टू रिड्यूस रिस्क एंड अवॉइड लॉसेस, ठीक है। जैसे कि आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका फोकस क्या रहता है कि आपको मिनिमम लॉस हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है। और रिस्क आपका कम से कम रहे। आपका अगर बिजनेस में कम रिस्क को हम कम कर पा रहे हैं ना तो आपका बिजनेस बहुत
जल्दी ग्रो होता है और बहुत जल्दी स्केलेबल होता है। ठीक, तो वही है, आपको रिस्क को रिड्यूस करना है। ये आप ना ऐसे मत सोचिए कि आप एग्जाम में लिख रहे हैं, ऐसे आप समझिए कि आप कोई बिजनेस खोल रहे हैं और आपको क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर मान रहे, जैसे मैं अपने लाइफ का मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैं अगर मुझे कोई काम चूज करना है जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो उसमें सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा ना, जो मैं प्रोजेक्ट ले रहा हूँ वो पॉसिबल है या नहीं। अगर अपने आप में नहीं ले रहे हैं, आप अपने आप को लेकर आप विजुलाइज नहीं कर रहे, अपने आप को एंटरप्रेन्योर मान के विजुलाइज नहीं कर रहे, तो आपको ये यूनिट बहुत कठिन लगेगा या फिर ये सब्जेक्ट। ठीक है, और अगर अपने आप पे ले रहा है, ये मान के चल रहा है कि मुझे एक बिजनेस खोलना है, तब आपको ये बहुत आसान लगेगा। तब ऐसे लगेगा कि अच्छा, मुझे बिजनेस खोलना है तो मुझे ये चीज़ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट या फिर कोई आप जो प्लान इवेलुएट कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट खोल रहे हैं, जो बिजनेस, उसका आपको प्लान इवेलुएट तो करना ही पड़ेगा, प्रोजेक्ट को इवेलुएशन तो करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट मतलब ऐसे समझ लीजिए कि काम। ठीक है, ऐसे मत समझिए कि प्रोजेक्ट मतलब असाइनमेंट, ऐसे नहीं होता है। ठीक, अब हमारा क्या है, टॉपिक्स, की टॉपिक्स। अब हमारा क्या है, पहला मार्केट, फिर इसमें वही चीज़ आ गया है, देखिए पिछले वाले में भी यही चीज़ था, मार्केट रिसर्च, यहाँ मार्केट इवेल्युएशन आ गया। टेक्निकल, मैंने बोला था ना, एक बार अगर आप याद कर लेंगे 4-5 पॉइंट को, तो वही पॉइंट आप हर यहाँ छाप सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सब में कॉमन ही आता है। यहाँ पे भी वही है, मार्केट इवेल्युएशन करना है, डिमांड देखना, कंपटीशन देखना है। यहाँ पे कंपटीशन आ गया, वहाँ पे सप्लाई था। टेक्निकल इवेल्युएशन आपको प्रोडक्ट प्रोसेस और फिजिबिलिटी देख रहा था। और यहाँ पे क्या आ गया, फाइनेंशियल इवेल्युएशन, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। आपको ये देख के चलना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कॉस्ट कितना पड़ सकता है, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, उससे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक, बिना प्रॉफिट का तो इंसान काम करना नहीं चाहता, आजकल को यही चलता है। ठीक है, इकोनॉमिकल इवेल्युएशन, वही आप कह तो रहा हूँ, अगर 4-5 पॉइंट अगर आप याद कर ले रहे हैं ना कि टाइप्स एस्पेक्ट्स में, तो आप किसी में भी वो लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप प्रोजेक्ट इवेल्युएशन में ही लिखिए, क्योंकि सब चीज़ वो सब प्रोजेक्ट का जो पार्ट है ना, डिफाइन करने का या फिर चूज करने का, वो सारा उसी प्रोसेस से गुजरता है। ठीक है, मेथड एंड इवेल्युएशन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, पे बैक पीरियड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। वही है कि आपको सबसे पहले कॉस्ट बेनिफिट देखना पड़ेगा। कॉस्ट बेनिफिट मतलब वही कि आप जो प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं वो ईयर वाइज ईयर आपको कितना बेनिफिट दे सकता है कॉस्ट के हिसाब से। ठीक है, पे बैक पीरियड, आपको कितने टाइम में कितना रिटर्न दे सकता है वो चीज़। आरओआई, आप जो जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कितना आपको रिटर्न मिल सकता है। रिटर्न मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं कह सकते, आपको ऐसे समझ सकते हैं, उसमें टोटल रेवेन्यू कितना है, ऐसे समझ सकते हैं रिटर्न। ठीक है, रेवेन्यू मतलब कि आप जो चीज़ बेच रहे हैं उसमें आपको काट पीट के कितना प्रॉफिट आ सकता है, जो चीज़ काट पीट रहे हैं उसको ऐड करके जो चीज़ बनता है वो हमारा होता है रेवेन्यू। ऐसे होता है ब्रेक इवन एनालिसिस, वही है कि आपको ब्रेक करना, एक एक चीज को तोड़ तोड़ के सोचना पड़ेगा। अब प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, अब क्या, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बिजनेस खोल रहे हैं तो सबसे पहले आपको सब चीज़ एनालिसिस तो कर लिए, प्रोजेक्ट देख लिए, प्रोजेक्ट का क्राइटेरिया देख लिया, आप अपना कैपेबिलिटी देख लिया, उसके बाद आता है फाइनेंसिंग। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिजनेस कैसे खोलेंगे, ये बताइए। कोई ऐसे आपको पैसा देता नहीं है, आपके पास सबसे पहले एक आइडिया आना चाहिए, सबसे पहले वही आइडिया आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग हो जाता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। अगर आपके पास एक आइडिया नहीं है तो आपको फाइनेंस कोई नहीं करेगा, मतलब आपको कोई आपके ऊपर कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में वही आता है कि मीन्स अरेंजिंग फंड्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रन प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब द रिक्वायर्ड फंड या फिर इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कम्स अंडर द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। ठीक, सोर्स ऑफ फाइनेंस, पहले ओन कैपिटल। जैसे कभी कभी होता है कि जैसे अभी जोहो कंपनी एक स्टार्ट हुआ है, मतलब बहुत स्टार्ट नहीं हुआ, बहुत पुराना कंपनी, इस टाइम बहुत ज़्यादा रन हुआ है। तो उसका खासियत क्या था, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट था। पहले उसका जो सीईओ है, पहले उसने जॉब किया, ठीक है, मतलब अच्छे लेवल पे गया, और उसके बाद पैसा कमाया, उसके बाद खुद का कंपनी खोल दिया। तो वही होता है कि हमारा पर्सनल सेविंग। दूसरा होता है बैंक लोन। बैंक लोन पर आपको पता है कि एक मिनिमल इंटरेस्ट रेट पे आपको बैंक लोन प्रोवाइड मिल जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैंने ये चीज़ बताया था, सिडबी। ठीक है, मैम से ये नया है। ठीक है, मेस में ये मैं ट्रिक बताता हूँ याद करने का। ये एमएसएमई, इसका फुल फॉर्म एक अलग होता होगा। ये एक फंड प्रोवाइड करने का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, वेंचर कैपिटल। वही है कि आप जो दुकान खोले हैं, जैसे आप एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बनने का सबसे बड़ा खासियत यही होता है। जैसे अब मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट, मान लीजिए मेरा एक प्रोडक्ट है ये, जिसमें मैं टेप बनाता हूँ। अब मेरे दुकान में पूरा, या फिर मेरे वेंचर में पूरा प्रोडक्ट यही बनता है। ठीक है, अब मैं दूसरा प्रोडक्ट खोलना या फिर दूसरा बिजनेस खोलना चाहता हूँ। अगर मैं इसका पूरा रिस्क लेके, इसका पूरा पैसा लेके रिस्क पे, ठीक है, दूसरा बिजनेस अगर खोल रहा हूँ, तो हमारा किस में आ जाता है, वेंचर कैपिटल में। जो हम इस वेंचर से पैसा उठा के दूसरे वेंचर में डाले, वो वेंचर कैपिटल होता है।
हमारा क्या हो गया, गवर्नमेंट सपोर्ट। वही एक सब्सिडी ग्रांट में स्कीम्स एंड लाइक PMEGP, वही है पीएम कुछ करके है, ठीक है, इसका जो मुद्रा योजना कुछ करके होता है, वो जो मतलब गवर्नमेंट से जो आपको सपोर्ट मिलता है वो आपका वो भी एक टाइप का रिसोर्स है। पर्पज क्या है, टू अरेंज सफिशिएंट फंड फॉर अ बिजनेस, मतलब सबसे पहले पहले आपको टॉपिक जो है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का पर्पज क्या हो सकता है, आप बेसिक, एक बेसिक क्वेश्चन हो गया कि आप अगर इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट का पर्पज क्या है आपको बिजनेस खोलने में। सबसे पहला आपको जो आपको रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए जो पैसा लग रहा है उसका सफिशिएंट पैसा आपको मिलता है, ठीक है। इंश्योर स्मूथ प्रोजेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन, आपको पता है कि सब कुछ आपको स्मूथ चलाना है तो उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। पैसा अगर आपके पास है तो आपका सब कुछ स्मूथ चलेगा, आप राजा हैं, ठीक है। टू परचेज मशीन्स, रॉ मटेरियल एंड अदर रिक्वायरमेंट, ये वही चीज़ है कि आपको बना बना के लिखिएगा, इतना ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। की पॉइंट इतना सबको पता है कि दुकान खोल रहे हैं अगर, तो आपको दुकान खोलने के लिए सामान जो लगेगा उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए, तो वही है मशीन एंड रॉ मटेरियल। की पॉइंट एस्टिमेशन टू अ प्रोजेक्ट कॉस्ट, वही है कि आपको एस्टिमेशन मिल जाता है। एस्टिमेशन का मतलब कि आपको अंदाजा लग जाता है, अंदाजा मतलब आप गेस कर लेते हैं कि अच्छा मैं इतना बड़ा बिजनेस खोला हूँ, उसमें इतना इतना मटेरियल लग रहा है तो मेरा इतना इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम जा सकता है। यही होता है हमारा एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सस्टेनेबल सुटेबल फंडिंग सोर्सेज, वही है, ठीक है। टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, वही है कि फंड जो आपको मिल रहा है वो टाइम पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर टाइम पे अवेलेबल नहीं हो रहा, कहते हैं कि समय पे मिले तो सोना और ना मिले तो क्या है, कोयला, ठीक है। अगर आपको समय पे मिल जा रहा है थोड़ा सा फंड भी तो आपके बिजनेस में काम आ जाएगा, और बाद में आपको कोई दे रहा है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। प्रॉपर रीपेमेंट एंड फंड मैनेजमेंट, भाई आपको इसके लिए एक बॉडी बनाना पड़ेगा। अगर आप छोटा बिजनेस खोल रहे हैं तो उसमें तो आप खुद मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़ा बिजनेस खोल रहे हैं तो आपको एक स्पेशल बॉडी बनाना पड़ेगा जो आपका ये मैनेज कर रहा है। क्योंकि अगर आप लोन ले रहे हैं और उसका रीपेमेंट नहीं कर रहे तो इससे क्या होता है कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री खराब होता है, और क्रेडिट हिस्ट्री खराब होता ही आपको लोन मिलना बंद हो जाता है, ठीक है। ये फ्रॉड केस में चला जाता है। अब क्या है, फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी ऐसे समझ सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्योंकि एग्जाम में आता है फील्ड स्टडी, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। फील्ड स्टडी ऐसा मान के चलिए कि इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जैसे आप फील्ड स्टडी में ऐसे क्या क्या ले सकते हैं कि आप कोई बिजनेस खोल रहे हैं तो आप, जैसे होता है ना कि अगर आपको चाट फुल्की खोलना है दुकान या फिर बिजनेस खोलना है तो आप सबसे पहले जाइए अपने आसपास के चाट फुल्की वाली दुकान पे जाइए, वहाँ देखिए उसका कस्टमर कैसा है, ठीक है, उसके पास डिमांड कैसा है, वहाँ पे जो दे रहा है उसके में कुछ कमी है या नहीं, किसको मैं फुलफिल कर सकता हूँ। मतलब कि आप ग्राउंड लेवल पे जाके आप जो रिसर्च करते हैं ना वही होता है हमारा फील्ड स्टडी। इसको आप थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में देख लीजिए, फील्ड स्टडी मीन्स कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर, ठीक है, डिमांड बिजनेस कंडीशन, ठीक है। मैंने बताया वही चीज जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इतना बेसिक लेवल पे आपको समझा रहा हूँ कि आपको इतना काम है एग्जाम में आप जाके कभी भूलेंगे ही नहीं। ऐसे समझिए, कोई सा भी बिजनेस खोल रहे हैं तो फील्ड स्टडी या फिर इंस्पेक्शन कैसे बोलते हैं, फील्ड स्टडी में यही होता है कि आप जाके रॉ मटेरियल एकदम रॉ लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आप जाके कंडीशंस को देख रहे हैं। यही अगर आजकल का हमारे नेता लोग देखते हैं अगर ग्राउंड लेवल पे आके कंडीशन को कि क्या कंडीशन है, तो आज हमारा देश कहीं और होता है, ठीक है। ऊपर ऊपर से आप वो बोल देते हैं कि हमने ये फंड प्रोवाइड कर दिया, नीचे जाके उनको लगता है कि सब काम इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। हमको क्या है कि जो फंड मिल रहा है उनको प्रॉपरली ट्रैक करना चाहिए ना, कि जो मैंने फंड दिया वो नीचे तक जाते जाते हमारा प्रॉपर इन्वेस्ट हुआ कि नहीं। यही दिक्कत आता है, इसलिए गवर्नमेंट आजकल का बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। ऊपर वाला गवर्नमेंट अगर ईमानदार भी रहता है, नीचे आके खाने वाले लोग मिल जाते हैं। तो भाई आपको फील्ड स्टडी प्रॉपर लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आके करना पड़ेगा अपने बिजनेस को खोले के लिए, नहीं तो आपका भी पैसा खा जाएगा, ठीक है। फील्ड स्टडी में क्या कहता है, डायरेक्ट रिसोर्स सबसे पहला। आप अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो सबसे पहला आपका कौन सा रिसोर्स है, कस्टमर है, ऑब्वियस सी बात है। सप्लायर, उसके बाद अब जैसे मान लीजिए अब कस्टमर है, ये मान लीजिए सप्लायर है, ठीक है। अब उसके बाद कस्टमर, ठीक। देख सकते हैं आप, ऐसे डायग्राम आप सोच सकते हैं जैसे मैंने बताया कि अगर आप एकदम स्मॉल लेवल पे बिजनेस खोल रहे हैं तो आपका ये लेवल काफ़ी है, ठीक है। अगर आप एकदम अभी स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जैसे कि आप अगर खोल रहे हैं तो आपको खुद ही सप्लायर बनना पड़ेगा, खुद ही आपको डिलीवर सब करना पड़ेगा। क्योंकि आप जो छोटा बिजनेस खोलते हैं या फिर पहला स्टेप लेते हैं तो आपको कहा गया है ना कि पहला स्टेप सबसे हार्ड होता है। आप अगर पहला स्टेप ले लिए तो उसके बाद के स्टेप आपको थोड़ा थोड़ा मेहनत करते जाना, अपने आप को पुश करते जाना, आप बिजनेस खोल लेंगे, ठीक है। ऐसे ही होता है। मतलब अगर आप स्मॉल बिजनेस खोल रहे हैं तो आपको डायरेक्ट कस्टमर को रीच करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बड़ा बिजनेस खोल रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको सप्लायर ढूंढना है, ठीक है, सप्लायर। अब आपको आप अपना माल या फिर अपना मटेरियल
जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं उसका आप सबसे पहले सप्लायर को देंगे। सप्लायर क्या करता है कि अलग अलग कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक। अब उसका बाद कंपटीटर डायरेक्ट, ये मैं क्या बता रहा हूँ, फील्ड स्टडी में बता रहा हूँ, कंपटीटर भी आपका एक बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त होता है, ठीक है, ऐसे मान के चलिए, क्योंकि उसके कमी को या फिर उसके वो क्या चीज़ दे रहा है कि इतना ज़्यादा डिमांड है उसके प्रोडक्ट का, वो चीज़ आप स्टडी कर सकते हैं, वो भी ग्राउंड लेवल स्टडी में आता है, ठीक है। डीलर, वही है कि आप डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन का मेथड क्या क्या हो सकता है, खुद से सोचिए। सबसे पहले आपको सर्वे करना पड़ेगा, सर्वे करेंगे तो आपको क्या होगा कि डेटा, आपको जो जो ग्राउंड पे आपको रियलिटी या क्वेश्चन है उसका जवाब मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा, ठीक है, ये होगा। आप इंटरव्यू ले सकते हैं, जो गवर्नमेंट रिपोर्ट निकाल सकते हैं, ट्रेड जर्नल देख सकते हैं, मतलब रिपोर्ट्स देख सकते हैं, और उसके बाद आप चाहे तो पॉडकास्ट करवा सकते हैं, जो आजकल ज़्यादा चलता है। पॉडकास्ट में क्या होता है कि आप एक ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जो अपने लोकल एरिया का प्रॉब्लम जानता है। ऐसा रियल में होता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मतलब पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ठीक है। और उसका इसका पर्पज क्या होता है, टू अंडरस्टैंड मार्केट डिमांड। ऑब्वियस सी बात है, फील्ड स्टडी करने का पर्पज क्या है। आप जैसे कोई भी प्रोडक्ट, अब मैं टेप लॉन्च कर रहा हूँ, तब मैं सोचूंगा कि अब मैं जाकर फील्ड स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि भाई टेप तो कहीं ज़रूरत ही नहीं है, फिर मैं इसको लॉन्च करने का फ़ायदा क्या है, मेरा प्रोडक्ट तो मेरा बिजनेस तो अपने आप लॉस में चला जाएगा। तो वही है कि आपको सबसे पहले आपको पूरा ग्राउंड में देखना पड़ेगा आपका डिमांड क्या है, ठीक। और उसका दूसरा क्या है, टू गेट रियल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। बस वही है, पर्पज वही है कि आपको एक्यूरेट, और जब खुद जाके ग्राउंड पे रिसर्च करेंगे तो आपको तो कोई बहकाने वाला है नहीं, आप खुद के मालिक हैं, तो क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट मिलता है। टू सपोर्ट बेटर बिजनेस डिसीजन, ठीक है, बिजनेस डिसीजन आप बेटर सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिपेयरिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। वही है, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड, जैसे आप कोई भी रिपोर्ट प्रिपेयर करा तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, वही प्रोसेस है, ठीक है। अब क्या है, कंटेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले समरी होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, एनालिसिस ऑफ मार्केट होता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है, फाइनेंशियल डिटेल होता है, रिस्क असेसमेंट होता है। मतलब जैसे आपने अगर कॉलेज में को भी कभी रिपोर्ट बनाया होगा ना, तो आपको एक चीज़ याद होगा कि अब जब रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका की एलिमेंट्स होता है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, समरी। मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो किस किस बारे में, उसको स्टार्टिंग के 2 पेज में आप सबसे पहले समराइज कर देते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता देते हैं, ठीक। उसका डिस्क्रिप्शन होता है कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके बारे में लिखते हैं, उसके अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, एनालिसिस मार्केट, मार्केट का एनालिसिस, उसका एक डॉक्यूमेंट बनता है। ये सारे, ये जितने हैं ना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये सारा कंटेंट मिला के ही हमारा क्या बनता है कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है। यूजेज ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पहला यही है कि अब बैंक से अप्रूवल मिलने के लिए, आप जब आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो पहले आपका रिपोर्ट ही देखता है, ठीक है। वो मांगेगा, क्या कहेगा कि अपने बिजनेस का जो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आप मुझे प्रोवाइड कर दीजिए। अब उसके बाद क्या होता है, टू हेल्प अप्लाइंग, वही है कि फिर से गवर्नमेंट भी अगर लोन प्रोवाइड करे तो वो भी आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगेगी, आपके ज़मीन का, फिर बिजनेस का, या फिर कोई सा भी कागज मांगेगी, मतलब प्रॉपर पेपर वर्क देखती है वो, ठीक। इट इज यूज एज अ गाइड वाइल इम्प्लीमेंट अ प्रोजेक्ट, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि आज अगर आप पूरा कुछ सब कुछ प्लान कर रखे हैं, उसको हर एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में स्टोर कर रखे हैं, तो उसके बाद अगर आप नहीं भी रहेंगे तो क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट स्मूथ चलता है, क्यों, क्योंकि उसका एक स्ट्रक्चर सबके पास पता होता है, ठीक है। यही होता है हमारा क्या, कि यूजेस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब आगे हमारा डिमांड एनालिसिस, ठीक है। डिमांड एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है ना कि अगर आप बिजनेस रियल में खोलना चाहते हैं, रियल में अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छा काम आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आएगा। डिमांड एनालिसिस ऐसे आप समझ सकते हैं कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना उसका डिमांड कितना है, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अब मैं ये पेन बना रहा हूँ, तो इस पेन का मैं ये सबसे पहले देखूंगा कि मेरा डिमांड एरिया क्या है, ठीक है। उसका एनालिसिस जो होता है वो डिमांड एनालिसिस में आता है, ठीक। वही है, देख लीजिए, डिमांड रिफर टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द फ्यूचर डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है। वही है कि आप प्रोडक्ट के बारे में अगर डिमांड एनालिसिस कर रहे हैं तो वो प्रोसेस में आ जाता है, किस में आता है, डिमांड एनालिसिस में। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इनकम, कस्टमर, कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड टेस्ट एंड लेवल ऑफ द कंजम्पशन, ठीक है, कंपटीशन। वही है, फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करता है डिमांड को, सबसे पहला प्राइस। अगर आप प्राइस बहुत ज़्यादा सेम प्रोडक्ट का रखना, कोई सस्ते में बेच रहा है तो उसका प्रोडक्ट बिकेगा, ऑब्वियस सी बात है। इनकम ऑफ कंज्यूमर, आपको देखना पड़ेगा कि आप जैसे मैं ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ जो 10,000 का, और मैं देख रहा हूँ कि गाँव में सबसे मेरा बिजनेस गाँव में है, गाँव में सबका मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम वही है, इनकम वही है 5 लाख, 5,000,
10,000, 5,000, 10,000, तो वो खाएगा क्या और इन्वेस्ट क्या करेगा, प्रोडक्ट क्या खरीदेगा। मतलब समझे आप कि आपके इन्वायरमेंट में जो कस्टमर है या कंज्यूमर है उसका इनकम कितना है, उससे कम ही तो आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। अब आप रख रहे हैं प्रोडक्ट मिलियनर का और आप बेच रहे हैं गरीब को ले आके, तो वो प्रोडक्ट तो बिकेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अब वो हमारा गया कस्ट कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड टेस्ट, आपको पता रहना चाहिए कि जैसे आप ग्राउंड रियलिटी की है तो वहां से आपको तो ये चीज़ पता ही चल जाएगा कि मेरे एरिया में किस चीज़ का डिमांड है, किस चीज़ का कैसा टेस्ट लोगों को पसंद है। जैसे मैं आपको पाइथन है, पाइथन पसंद है, मैं आपको सी शार्प या फिर सी का लैंग्वेज आपको वीडियो देता जा रहा हूँ, मेरा व्यूज नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसका डिमांड ही नहीं है। ऐसे आप समझ सकते हैं, डिमांड के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, डिमांड एनालिसिस करना पड़ेगा। लेवल ऑफ कंपटीशन, आपको कंपटीशन देखना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन एक ऐसा चीज, अगर आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं ना तो आपको बिजनेस फेल माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेथड डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है। फोरकास्टिंग मतलब होता है फ्यूचर प्रिडिक्शन, ठीक है। मतलब फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर प्रिडिक्शन, कोई भी चीज़ का, भले ही आप वेदर का फोरकास्ट, जैसे आप सुनते होंगे वेदर फोरकास्ट हुआ, एनालिसिस हुआ, कोई भी चीज़ अगर फ्यूचर में प्रिडिक्ट हो रहा है तो वो फोरकास्टिंग में आता है, ठीक है? अब यहाँ पे डिमांड आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप डिमांड बिजनेस पढ़ रहे हैं तो आपका डिमांड आएगा, तो डिमांड का फोरकास्ट करना है कि कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि हमको जो जो बहुत ज़्यादा बिलियनर होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि वो जो बिजनेस खोलते हैं ना वो आज के लिए नहीं खोलते हैं, वो 5 साल आगे का सोचते हैं। मतलब कि वो जो बिजनेस खोल रहे हैं वो ये नहीं सोच के खोलते हैं कि उसका डिमांड अभी है, वो ये सोच के खोलते हैं कि आने वाले फ्यूचर में उसका डिमांड कैसा है। तो वही आता है हमारा किसमें, डिमांड फॉरकास्टिंग में। इसमें क्या होता है, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। इसे मेथड होता है, अलग अलग मेथड होता है, वो हमारा मेथड यूज होता है, ठीक है। सबसे पहला ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड होता है, आगे मिलेगा आपको, ठीक है। सर्वे मेथड सबसे बेसिक होता है, ये ग्राउंड लेवल के होता है, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल पे होता है। दूसरा मार्केट एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, यही है कि आप एक एक दो दो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कौन सा मार्केट में प्रोडक्ट चल रहा है, उसके बाद उसी प्रोडक्ट को आप रन कर दे रहे हैं। तो ये होता है हमारा मार्केट एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, ठीक है। पर्पज टू नो द सेल्स पोटेंशियल, वही है, अब ये बात है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका पोटेंशियल क्या है बिकने का। अगर आपके पास जैसे मान लीजिए किसी मार्केट में ये टेप 10 यूनिट बिकने का चांस है, और मैं वहाँ पे 1,000 यूनिट प्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, तो उसका क्या है, डिमांड घट जाएगा, सप्लाई सप्लाई बढ़ जाएगा, तो क्या है, हमारा रेट तुरंत गिर जाएगा नीचे, ठीक है। तो वही हमारा क्या है, सेल्स पोटेंशियल समझना पड़ेगा कि वो बिक सकता है या नहीं। दूसरा क्या है, प्लान प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, वही है कि आप जो प्लान कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा, मतलब जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका इन्वेस्टमेंट प्लान करना पड़ेगा। रिड्यूस रिस्क ऑफ लॉस, आपको वही जितना आप डिमांड एनालिसिस करेंगे, आपको पता है कि अगर डिमांड है तो आपको रिस्क है ही नहीं, ठीक है। अगर आप कोई प्रोडक्ट, जैसे इसका टेप का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, मैं बार बार एक ही चीज़, मेरे पास अभी एक ही चीज़ है, तो मैं ऐसे समझ रहा हूँ। अगर इस टेप का डिमांड बहुत ज़्यादा है, 10,000 यूनिट का डिमांड है, मैं 1,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मेरा रिस्क होने का चांस है, आप खुद सोचिए। भाई डिमांड 1,000 का है, मैं 1,000 दे रहा हूँ, मतलब 10,000 का है, मैं 1,000 दे रहा हूँ, तो क्या है कि मेरा प्रोडक्ट महंगे में बिकेगा और रिस्क नहीं रहेगा। यही होता है हमारा, रिस्क रिड्यूस कर देता है, ठीक। मटेरियल बैलेंस एंड आउटपुट मेथड, ये मेथड है, ठीक है। ये डिमांड को एनालिसिस करने का ये मेथड है एक टाइप का। मटेरियल बैलेंस क्या है, मेथड टू एस्टिमेट डिमांड, ठीक है। एस्टिमेट यही है कि डिमांड को प्रेडिक्ट करने का ही सब हम मेथड देख रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट मटेरियल एंड फाइनल आउटपुट, जैसे कोई आप प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो ये होता है ना कि कस्टमर का कहने का एक वर्ड होता है कि मेरा उम्मीद इतने का था, सामने वाले ने, मेरा उम्मीद 20 का था, सामने वाले ने 19 दिया, तो उससे क्या होता है कि आपका डिमांड घट जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे सोच सकते हैं, आपका डिमांड 19 का था, वो सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा था आप 19 बना पाएंगे, लेकिन आपने 20 बना के दे दिया, तो उससे क्या हुआ कि आपका प्रोडक्ट इवेल्युएशन अच्छा गया, ठीक है। इवेल्युएट किया वो उसने कि भाई साहब ये अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है, समय से पहले बना रहा है, मैंने वो 19 का उम्मीद किया तो उसने 20 दिया, तो क्या है कि उससे आपका डिमांड बढ़ेगा, ठीक। वही है मटेरियल बैलेंस मेथड, यहाँ पे आपको डिमांड देखना पड़ता है, रिलेशनशिप देखना पड़ता है, आपका जो इनपुट है, मतलब जो आपके पास अवेलेबल प्रोडक्ट है और जो आप दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, वो आपका अच्छा है कि नहीं, ठीक। इसमें क्या है, टू एग्जाम्पल, टू प्रोड्यूस 100 बाई स्किल वी कैलकुलेट रिक्वायर्ड स्टील रबड़ एंड लेबर नीडेड, ठीक है। ये चीज़ होता है कि आप जो 1,000 साइकिल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या क्या रबड़ देखना पड़ेगा, ट्यूब देखना पड़ेगा, टायर देखना पड़ेगा, स्टील मतलब फ्रेम देखना पड़ेगा, ये सब होता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ आपको एनालिसिस करना पड़ता है। वही आता है हमारा डिमांड में मटेरियल बैलेंस। ये इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आपको दिमाग में रखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। आउटपुट मेथड में क्या होता है कि आपको आउटपुट पे ध्यान देना पड़ता है सबसे पहले। देखिए इसमें क्या है कि एस्टिमेट डिमांड बेस्ड ऑन
एक्सिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। वही है कि आपके पास जो अवेलेबल प्रोडक्ट है ना, उसके बाद आप क्या कितना उम्मीद कर रहे हैं कि मैं इतना डेवलप कर दूंगा, तो मैं अवेलेबल प्रोडक्ट से इतना याद रखिएगा। अवेलेबल एग्जिस्टिंग मतलब अवेलेबल प्रोडक्ट, ठीक है। अवेलेबल प्रोडक्ट से आप कितना उम्मीद कर रहे हैं प्रॉफिट का, ये हमारा किस में आता है, आउटपुट मेथड में। जैसे एग्जांपल इसका है, इफ करंट सीमेंट प्रोडक्शन इज 100 मिलियन टन एंड द ग्रोथ रेट इज 5%, देन एक्सपेक्टेड डिमांड इज 1.5 मिलियन टन, ठीक है। यही है कि आप ग्रोथ कितना कर रहे हैं उसको आपको ऐड कर देना है, बस इतना ही है। पर्पज टू एस्टिमेट फ्यूचर डिमांड, मैंने बताया था ना कि फ्यूचर डिमांड को प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिलियनर सबसे ज़्यादा यही यूज करते हैं। जैसे अगर आपने कभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होगा या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा किसी भी, तो आप क्या करके देखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ये ना सोच के करते हैं कि मुझे अभी नहीं देखना है, मेरा क्या है कि मेरे पास बहुत छोटा अमाउंट है, मुझे इसमें इन्वेस्ट करते जाना एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा प्रोडक्ट बूस्ट करेगा और हमारा डिमांड बढ़ेगा तो हमारा प्राइस अपने आप ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपको कंबाइन होते जाता है कंपाउंडिंग से, ठीक है। तो वही होता है हमारा फ्यूचर, वहाँ पे भी प्रिडिक्ट करके हम सोचे कि उम्मीद की कि हमारा फ्यूचर अच्छा जाएगा, तो फ्यूचर में डिमांड आएगा तो हम उसी में इन्वेस्ट करते हैं। तो वही है हमारा, वो भी एक टाइप का एस्टिमेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट टू प्लान प्रोडक्शन एंड रिसोर्स प्रॉपरली। पर्पज वही है कि आपको प्लान करना पड़ेगा, जैसे आप फ्यूचर में आपका 5 मिलियन साइकिल का ज़रूरत है, तो अभी से आपको उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा ना, तो वही है हमें आप रिसोर्स का प्लान करेंगे। टू सपोर्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिस्कशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग और डिस्कशन को सपोर्ट करने के लिए भी होता है, ठीक। अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है कि एक ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 7 नंबर में अगर ये आएगा तो इसके साथ एक और टॉपिक जोड़ देगा, जैसे आगे इसके टॉपिक मिल जाएगा, जैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा, ये दोनों पॉइंट को जोड़ के 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ये एक टेक्निक है, ठीक है, ये भी एक टेक्निक है। टोटल बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट कंपेयर अगेंस्ट टोटल कॉस्ट, मतलब आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें जो बेनिफिट आया और उसका जितना कॉस्ट आया, उसका जो एक रेशियो निकलता है वो 1 से अगर ऊपर आया मतलब प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है, ठीक है। यही एक फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला कह लीजिए या फिर रियल लाइफ का एक ऐसे समझ लीजिए। ऐसे समझिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसका कॉस्ट रेशियो आप कैसे निकालेंगे कि आप जो प्रोडक्ट का बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है, मतलब जैसे ऐसे मान के चलिए कि आप, मैं एक प्रोडक्ट बनाया हूँ, मैं ये अति बनाया, इसको मेरा कॉस्ट आया मेरा 5 रुपीज़, ठीक है, और इसको मैं 7 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, तो 7/5, मतलब उसका कॉस्ट रेशियो कितना आया, कुछ आएगा ना 2 बाई कुछ करके, मतलब 1 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। 1 से ज़्यादा आ रहा है मतलब इसको में जो इसमें मुझे प्रॉफिट है, इसमें मेरा कॉस्ट बेनिफिट है। अगर मैं ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं किया होता, मैं नॉर्मली कर दिया था, अब ये प्रोडक्ट बनाने में मुझे 7 रुपये लग रहा है और मैं इसको बेच रहा हूँ 5 रुपये में, तो मेरा बेनिफिट तो हुआ ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपका बेनिफिट हो रहा है मतलब आपका क्या है कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ऊपर रहेगा, ठीक है। इफ मतलब कॉस्ट सी बी सी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ये आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो आपका क्या होगा कि आपका बीसीए आपका 1 से ऊपर ही होगा, ये याद रखिएगा। इसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है, मैंने बता दिया, टोटल बेनिफिट अपन टोटल कॉस्ट। इससे अगर आप 1 से ऊपर आ रहे हैं तो क्या है कि प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है, अगर 1 से नीचे आ रहा है तो आप रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि आपको लॉस होने लगता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू टू डिटरमाइन इफ प्रोजेक्ट इज वर्थवाइल और नॉट, मतलब कि आप इससे ये डिटरमाइन कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे आपको फायदा है या नहीं है, ठीक है, वर्दी है कि नहीं है। कहते हैं ना कि वर्थ एवरी पेनी, मतलब एक एक रुपए का हिसाब आपका मिल रहा है कि नहीं उससे, ठीक। फॉर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे इससे ये भी फायदा होता है कि आप किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे, तो उसमें आपको प्रॉपर आइडिया लग जाता है कि अच्छा मुझे इसमें फायदा होगा या नुकसान होगा, तो आप उसी हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, ठीक। अवॉइड फ्यूडर ऑन फॉर अवॉइडिंग अननेसेसरी लॉस, जैसे अब मैंने बताया था कि जैसे मैंने बताया था कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो अपने लॉस को प्रिडिक्ट कर ले या फिर एनालिसिस कर ले, प्रॉपर एनालिसिस कर ले, रिस्क टू रेशियो फॉलो कर रहा है, तो क्या होता है हमारा एक एंटरप्रेन्योर होता है। उसी का हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो वही अवॉइड अननेसेसरी लॉस, आपको अननेसेसरी लॉस नहीं होता है, नहीं लेना होता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं आप कोई भी और उसमें रैंडम लॉस हो जा रहा है, आपको आप सोच रहे हैं कि भाई यहाँ तो प्रॉफिट होना चाहिए लेकिन वहाँ भी जाकर लॉस हो जा रहा है, तो आप क्या होगा कि आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, आपका मोरल गिर जाएगा और आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट को बनाना छोड़ देंगे, आप क्या होगे, एंटरप्रेन्योर नहीं रह जाएंगे, ठीक। यही होता है।
एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे सोलर पावर स्टेशन, इस एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, सिंपल मैं वैसे ले लेता हूँ। जैसे आप कोई भी बिजनेस खोल रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए एक पेन का दुकान, पेन का बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि आप ये सोचते हैं कि मेरा अगर इस जैसे इस पेन को बनाने में मुझे मान लीजिए 3 रुपये का कॉस्ट आ रहा है, और मैं सामने वाले को ये सोच रहा हूँ, बेचने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केटिंग वार्केटिंग करने के बाद मुझे प्रॉफिट हो रहा है कम से कम 0.5 रुपीज़, मतलब ½ रुपीज़ का मुझे फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, 3 रुपीज़ प्लस ½ रुपीज़ प्लस जो आपका मार्केटिंग में खर्चा हुआ, ठीक है, मार्केटिंग का रुपीज़ प्लस सब ऐड करने के बाद फिर डिवाइड कर देंगे, आपका कितना कॉस्ट आया, मुझे 3 रुपये आया था ना, 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर वो 1 से ऊपर आ रहा है, मतलब मैं ये प्रोडक्ट बनाने में बेनिफिशियल हूँ और मैं इसको बनाऊंगा, ठीक है। यही मतलब होता है। एग्जाम्पल में ऐसे लिख सकते हैं आप, कोई सा भी एग्जाम्पल अपने दिमाग से रैंडम लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा क्या आता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये भी एक इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था ना कि 7 नंबर में आएगा तो 2 क्वेश्चन को अटैच कर देगा, या फिर किसी एक क्वेश्चन को इतना एक्सप्लोर करने के लिए बोल देगा, तो आपको क्या करना है कि उसके बारे में पॉइंट्स लिख देना है, और उसको क्या करना है, उसका एक थोड़ा सा डायग्राम बना देना, कोशिश करना है डायग्राम सोचने का। और डायग्राम नहीं बन पा रहा तो उसका एग्जाम्पल देना है, फिर उसके बाद से उसके रिलेटेड एक आध क्वेश्चन कर लेना है एग्जाम्पल दे के, ठीक है, तो आपको नंबर मिल जाता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो रिफर टू अ टेक्निक टू डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, ठीक है। मतलब जो आप कैश फ्लो हो रहा है ना आपका, उसका फ्यूचर में डिमांड क्या है, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये सब डिमांड अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, मतलब एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो में आता है। द कॉन्सेप्ट बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द करेंट वैल्यू, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये फॉर्मूला होता है, करेंट वैल्यू ऑफ द मनी एंड मोर देन इट्स फ्यूचर वैल्यू। मोर देन इट्स फ्यूचर वैल्यू मतलब आप जो प्रोडक्ट बना रहा है उसका करंट वैल्यू क्या है, और उसका फ्यूचर में वैल्यू कितना हो सकता है, उससे हमारा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसका आइडिया क्या होता है, एस्टिमेट फ्यूचर कैश फ्लो इन इन 5 to 10 ईयर। मतलब अब मैंने बताया था ना कि अगर बिलियनर बनना है आपको, तो आपको क्या कहे कि आपको आज से 5 साल आगे का सोचना है। मतलब आप जो आज काम कर रहे हैं उसका आने वाले 5 साल में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है सोसाइटी पे, ये चीज़ आपको देख के चलना पड़ता है, ठीक। अब उसके बाद क्या आता है, डिस्काउंट देम टू प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग डिस्काउंट रेट, ठीक है, वही है, मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू है उसके बाद फ्यूचर में जो वैल्यू होने वाला है उससे माइनस कर लेंगे आप, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ऐड प्रेजेंट वैल्यू टू गेट इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, हमारा आई होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा, इसका इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, आपको एक फॉर्मूला मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे ये इसका बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये इसका फुल फॉर्म होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इसका समेसन होता है, जैसे ये समेसन है, ठीक है। समेसन मतलब जैसे nth वन टर्म, मान लीजिए ये टी इक्वल टू टाइम पीरियड जो है हमारा 1 ईयर से लेके कितना भी 10 ईयर तक हो सकता है, तो मतलब पहले ईयर का अलग निकालेंगे, दूसरे ईयर का अलग निकालेंगे, तीसरे ईयर का अलग निकालेंगे, चौथे ईयर का अलग, और चारों को कंबाइन करके ऐड कर देंगे। ये समेसन का यही मतलब होता है, ठीक है। एन इज टू मान लीजिए जैसे मैं एन इज टू 1 to n ले रहा हूँ, सॉरी टी इज टू 1 to n ले रहा हूँ, या एन के जगह मैं 4 ईयर का मान लीजिए निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं EFT निकालूंगा, सबसे पहले फ्री कैश मान लीजिए मेरा था 800 का, ठीक है। उसके बाद मैं 1 प्लस मेरा क्या था, रेट क्या था, 5%, ठीक है। अब इसको मैं टाइम से टाइम में रखना है, पहला टी बराबर 1 है तो यहाँ पे 1 रखूंगा, फिर प्लस कर दूंगा 800, ठीक है। फिर इसका प्लस कर दूंगा, इसमें प्लस यहाँ पे 2 कर दूंगा, ऐसे करते करते मैं निकाल दूंगा जितने का मुझसे पूछा है, ठीक है। उसके बाद उसको ऐड करके उसका आंसर दे दूंगा, वही हमारा होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इसमें फ्री कैश फ्लो एक फुल फॉर्म होता है, ठीक है, FCF टी, ठीक है, फ्री कैश फ्लो टाइम के हिसाब से, डिस्काउंट रेट और उसका टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए मिला हुआ है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन होता है, अगर आपके लिए क्वेश्चन आया तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर आया तो, वैसे जनरली थ्योरिक पार्ट है तो आपको फॉर्मूला पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना है, ठीक है। क्योंकि हर एग्जाम में हर सेमेस्टर में क्या होता है कि एक सस्पेंस या फिर एक अनएक्सपेक्टेड थिंग हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको तैयार रखना है, ठीक है। की पॉइंट, इसका की पॉइंट क्या है, सबसे पहले रिजल्ट इंडिपेंडेंट डिपेंड ऑन द करेक्ट एजम्पशन। अगर आपका एजम्पशन गलत हुआ, ये चीज़ याद रखिएगा, जैसे आप उम्मीद रख रहे हैं कि फ्यूचर में आपको 800 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, और आपका क्या हुआ कि अगर आपका एजम्पशन गलत हुआ तो क्या होगा, आपका वो लॉस में भी चेंज हो सकता है 800 के, ठीक है। अब मान लीजिए 2 साल आपने वेट किया 800 प्रॉफिट के लिए, और आपका 800 लॉस हो गया, तो क्या हुआ, आपका एजम्पशन गलत हो गया। वही है आपका की पॉइंट, इसमें क्या रखना है, डिपेंड ऑन द करेक्ट एजम्पशन। अगर आपका एजम्पशन गलत है तो आपका पूरा आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो गलत आएगा, ठीक। स्मॉल चेंज इन द रेट और ग्रोथ कैन इफेक्ट रिजल्ट। मतलब पॉइंट में भी, क्योंकि मैंने बताया था 5% है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0.05 होगा,
ठीक है, क्योंकि 100 से हम काउंट करते हैं तो हमारा ये छोटा ही वैल्यू है ना, लेकिन ये हमारा इम्पैक्ट बहुत बड़ा डालता है। कंपाउंडिंग में आप सुने होंगे कि कंपाउंडिंग क्या होता है कि इकट्ठा होता जाता है, पहली बार में एक टेप, दूसरी बार में दो टेप, तीसरी बार में तीन टेप, लेकिन पहली बार में एक टेप का आपको इंटरेस्ट मिला, दूसरी बार में दो टेप का इंटरेस्ट मिला, प्लस पिछले वाले का भी इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, तो ऐसे कंपाउंडिंग काम करता है, वही यहाँ पे भी होता है। ठीक, ये क्या है हमारा ऑफन यूज्ड ऑफ अदर मेथड फॉर एक्यूरेसी, मतलब इसके अलावा भी और ज़्यादा मेथड यूज होता है जिससे हम एक्यूरेसी और ज़्यादा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, स्टॉक वैल्यूएशन, वही है कि आप जो स्टॉक का मैंने बताया वहाँ पे ज़्यादा यूज होता है। प्रोजेक्ट वैल्यूएशन, और उसके बाद क्या है रियल इस्टेट वैल्यूएशन, रियल इस्टेट में भी अब यूज होता है, जहाँ जमीन वमीन का काम होता है ना, रियल इस्टेट आपको पता ही होगा। प्रोजेक्ट वैल्यूएशन का मतलब वही है कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका बजटिंग कर ले रहे हैं आप। ठीक, एग्जाम्पल फ्यूचर अर्निंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है, आर कन्वर्टेड इनटू टुडेज वैल्यू टू चेक इन्वेस्टमेंट इफ इज प्रॉफिटेबल। ठीक है, मतलब कि ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, आपका फ्यूचर में जो आने वाला प्रोजेक्ट है उसको आज के लिए आज में मान के चलते हैं, जैसे कि जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट बन रहा है उसका आज के हिसाब से हम प्रॉफिट चूज करते हैं, और उसका फ्यूचर में हम उसका टाइम का ऐड करके उसका प्रॉफिट हम निकालते हैं। ठीक है, वही हमारा होता है किसमें, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, यही होता है फ्यूचर। बेसिकली सारा मेथड जो है ना फ्यूचर को ही प्रिडिक्ट करने का है। अगर कुछ ना याद आए तो आपको दिमाग में रखना कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके लॉस और प्रॉफिट को हम अगर काउंट कर ले रहे हैं तो हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो और ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। ठीक, इतना याद रखिएगा। अब उसके बाद एक ये आ गया नेट नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, वही है नेट प्रेजेंट वैल्यू भी वही है कि आपको टाइम जो रिटर्न आ रहा है ना आपका टाइम के हिसाब से, वो आपको याद रहना चाहिए। वो आपको इसमें क्या क्या होता है, फ्यूचर कैश इनफ्लो प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसमें आपको बताया था ना, जो आपका जैसे मैं नेट नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं जो मेरे पास प्रॉफिट आया है, ठीक है, या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो आया है, उसमें से मैं अपने इन्वेस्टमेंट को घटाऊंगा तो मेरा क्या आएगा, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो, या फिर ये अदर फॉर्मूला है, याद रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना कि कैन बी यूज फॉर इवेल्युएशन, ठीक है, अदर के लिए और ज़्यादा यूज होता है। ठीक, ये उससे ज़्यादा स्ट्रांग है फॉर्मूला उसको कैलकुलेट करने का। और यहाँ पे डिस्काउंट रेट है, टी टाइम पीरियड है। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आता नहीं है क्वेश्चन ज़्यादा, अगर आया तो मैं ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। सबसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो का फॉर्मूला है, इसमें से आपको इन्वेस्टमेंट घटा देना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, की फीचर क्या होता है, कंसिडर टू अ टाइम ऑफ ए मनी, ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, गिव रिजल्ट इन एब्सोल्यूट मनी वैल्यू। जो आपको रिजल्ट आएगा ना वो मतलब पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, अगर आपको इसका अच्छे से कैलकुलेशन कर लिया, अच्छे से प्रिडिक्शन कर लिए तो। हेल्प इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, मतलब ये हेल्प कर सकता है आपको, अगर बिग इन्वेस्टमेंट करना किसी भी प्रोजेक्ट में तो आपको हेल्प कर सकता है। या फिर वही है, अगर जीरो से बड़ा हुआ तो एक्सेप्ट होगा, ठीक है, जीरो से छोटा हुआ तो रिजेक्ट हुआ, जीरो पे हुआ तो ब्रेक इवन, मतलब ये दोनों के बीच में रहता है। यहाँ पे वहाँ पे क्या था कि वन देख रहे थे, वन से बड़ा हुआ तो एक्सेप्टेड, यहाँ पे जीरो से बड़ा हुआ। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट अगर जीरो हुआ तो वो नलेबल है, मतलब उसको सिलेक्ट करना ना करना आपके ऊपर है। ठीक है, अगर जीरो से छोटा हुआ तो आप उसको रिजेक्ट करेंगे, जीरो से बड़ा हुआ तो सिलेक्ट करेंगे। याद रखिएगा ये चीज, डिस्काउंटेड कैश फ्लो में आपको क्या देखना पड़ता है, वन से ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे जीरो से कंपेयर करना, वहां पे वन से कंपेयर कर रहे थे, यहाँ जीरो पे कंपेयर कर रहे थे। ये दिमाग में रखिएगा। ठीक, इसका नोट्स आपको मैं दे दूंगा, आप टेलीग्राम पे जाकर उसको परचेज कर सकते हैं, 25 रुपये मिल जाएगा आपको 5 यूनिट का नोट्स। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा, इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हैं ये भी एक तरीका का वो है कि आप इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न अगर काउंट कर ले रहे हैं कि आपको इनिशियल में कितना मिलेगा, तो आपको आगे चल के, क्योंकि जो इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न होता है ना वो आगे चल के बढ़ता ही है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास कंज्यूमर कम होते हैं, कस्टमर कम होते हैं, डिमांड कम होता है। जैसे जैसे आप फेमस होते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, वो आप प्रोडक्ट अच्छा अच्छा लॉन्च करते हैं, तो आपका क्या होता है कि उससे ऊपर ही जाता है। ठीक है, एनपीवी बिकम जीरो, इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न जीरो, मतलब आपका स्टार्टिंग में जीरो हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, IRR इज अ डिस्काउंट रेट एट विच एनपीवी बिकम जीरो, मतलब वही है, डिस्काउंट कभी कभी होता है। ये डिस्काउंट आप कैसे दे सकते हैं, कभी कभी सुनते हैं ना कि बिजनेस को खोलने के लिए स्टार्टिंग में लॉस ना, आपका प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है तो लॉस ना हो, बस मतलब इतना आप करें कि आपका लॉस ना हो। ठीक है, प्रॉफिट भी ना हो तो लॉस भी ना हो, आप ऐसे कहते हैं ना कि बिजनेस में अगर लॉस नहीं हो रहा है तो आपका प्रॉफिट कुछ कम रहेगा ना, तो स्टार्टिंग में भी आप बिजनेस रन करवा सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं देखना होता है। वही है, इट शोज एक्सपेक्टेड परसेंटेज रिटर्न,
ठीक, ये यूनिट थोड़ा बड़ा हो रहा है, आप बोर मत होइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा समझाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मैं चाहूँ तो केवल फार्मूला फार्मूला बोल के चला जाऊँ और आप पढ़ लीजिएगा, ऐसे बोल दूँ, तो ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, आई आर क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू। इसको 1/n से डिवाइड करते हैं। एन क्या है हमारा, एन एन यहाँ पे दिया है। एन ना टर्म है बेसिकली, कि मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म या फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे करके। टी एन इज टू टी है, ठीक है। मतलब अगर 1 से लेके 5 ईयर तक दिया है तो 5 बार आपको करना पड़ेगा। लास्ट में क्या करना है, 1 माइनस कर देना, क्योंकि आपका जो 1 है इनिशियल रेट है, एब्सोल्यूट रेट, क्योंकि आपका वैल्यू देगा, ठीक। अब उसके बाद की फीचर क्या है, गिवन रिटर्न इन परसेंटेज। ये इतना ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि काम आता है। ये आपके सिलेबस में आपका टॉपिक है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो इतना ज़्यादा ये काम नहीं आएगा, ठीक है। कंसिडरिंग टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, मतलब इससे आपका पता चल जाता है जो आपका कैश फ्लो हो रहा है, डिस्काउंटेड पे है, किसी पे भी है, तो उसका टाइमिंग आपको पता चल जाएगा। सो ब्रेक इवन रेट ऑफ इंटर, मतलब वही है कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको ब्रेक करना है, सिलेक्ट करना है, ये भी चीज़ आपको पता चल जाएगा 0 पॉइंट पे, ठीक। डिसीजन रूल क्या होता है, आईआरआर ग्रेटर देन कॉस्ट कैपिटल, मतलब आप जो कैपिटल लगा रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, अगर आपका आईआरआर इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न से अगर ज़्यादा है, ठीक है, मतलब जो आपका कैपिटल है, इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न, वैसे भी आपको मैंने बताया था इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न कभी कभी जीरो भी हो जाता है, तो जीरो से ज़्यादा है तो आपका क्या होगा कि वो एक्सेप्ट होगा। अगर जीरो से छोटा है, जीरो मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ, लॉस को मैं अपने बिजनेस को लॉस में नहीं ले जाना चाहता, ठीक है। तो ऐसे इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न अगर मेरे इनिशियल वो आई आर का क्या है वैल्यू, अगर जीरो हुआ, जीरो से भी छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, रिजेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे आई आर आर को जीरो मान लीजिए, अगर आप तो जीरो से कंपेयर करके करिए। मैंने बताया था जीरो के ऊपर रहेगा तो एक्सेप्ट, जीरो के नीचे रहेगा तो रिजेक्ट, ठीक। एग्जाम्पल, इफ आई आर आर इज 18% एंड द बैंक इंटरेस्ट इज 12%, द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। ये कैसे, अब इसका फॉर्मूला में आप वैल्यू डाल के देख लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इतना जरूरी नहीं है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि अगर आई आर आर मेरा 18 है और इंटरेस्ट में घटा दे रहा हूँ, फिर भी मेरे पास 6% बच रहा है ना, 6% का मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, ऐसे मान के चलिए। क्योंकि दिमाग में आपको प्रोजेक्ट एक्सेप्ट रिजेक्ट दिखाना है, तो आपको जीरो से ऊपर ही होना चाहिए, पॉजिटिव में अगर वैल्यू है तो आपका एक्सेप्ट है, ठीक है। सिंपल डिफरेंस, ठीक है। पहला एनपीवी, सो इन मनी, ठीक। आईआरआर, एनपीवी क्या है, एनपीवी आप देख लीजिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये पैसे में रिप्रेजेंट होता है, और आईआरआर क्या होता है, रिटर्न परसेंटेज में रिप्रेजेंट होता है। दोनों में डिफरेंस यही है। थैंक यू गाइस बने रहने के लिए चैनल पे। अगर आप फोर्थ ईयर में, 8th सेमेस्टर में है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसका वीडियो ज़्यादा पड़ा हुआ नहीं था यूट्यूब पे, तो मैं सोचा कि इसको, ये मेरा देखिए, मैं भी यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहता हूँ। तो मैंने ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च किया जिसका डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है। यहाँ से भी अब मेरे भी बिजनेस, यहाँ मेरे चैनल से भी आप ये चीज़ सीख सकते हैं। मैंने बिजनेस को एनालिसिस किया, एनालाइज किया, उसके हिसाब से मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया। ये मेरा एक प्रोडक्ट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। अभी हमारा एंड है, ठीक है। जैसा मैंने बताया आपको, टेलीग्राम पे आपको 25 रुपीज़ में आपको 5 यूनिट का नोट्स मिल जाएगा। आप चाहे, अगर आपको नोट्स चाहिए इसके बाद, मैं तो कहूँगा नोट्स बनाते रहिए। अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि फाइनल ईयर वालों का ये आदत होता है कि एग्जाम को लास्ट टाइम में पढ़ना होता है, ठीक है, पेपर के लिए लास्ट टाइम में तैयारी करते हैं 1 या 2 दिन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि चाय के बराबर आपका पैसा लग रहा है, तो आप इस नोट्स को खरीद लीजिए। आप सोते टाइम उठते टाइम आप एक बार देख लीजिएगा, तो आपको यह याद हो जाएगा, क्योंकि इतना कठिन नहीं है। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको थोड़ा सुनते रहिए। आप अगर कोई काम भी कर रहे हैं तो आप कान में लीड लगा लीजिए, आप सुनते रहिए। वीडियो को लाइक कर दिए अगर अभी तक आप बने हुए, वीडियो पसंद आ रहा है। मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। चाहता तो मैं अदर चैनल की तरह क्या करता, आपको डायरेक्ट थ्योरी थ्योरी पढ़ के चला जाता, आपको समझाता नहीं, तब भी आपका मेरा वीडियो तो हो जाता। लेकिन मेरा क्या उद्देश्य है कि आपको समझाना, मेरा एक्सप्लेन करने में ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, बना रहा हूँ। अगर आपको अगला यूनिट जल्दी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। बाय बाय, बाय बाय गाइस।